अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और ए सेलुलर लाइफ से जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं। 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 ये है, लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियल वायरसेस आर आल्सो नोन एज द बैक्टीरियोफेजेस। यानी बैक्टीरियल वायरसेस की जब हम लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तो उसे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज भी कहा जा सकता है। द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच द इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन वॉज डिवेल्प्ड वॉज अ वायरल डिजीज। यानी दुनिया में जो फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ का केस रिपोर्ट हुआ था और उसके खिलाफ हमने जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन इन्वेंट किया था वो वायरल डिजीज़ थी। 1796 में एडवर्ड जेनर नामी एक साइंटिस्ट है, उसने फर्स्ट टाइम एक 8 साल के बच्चे को वैक्सीनेशन लगाई विद द मटीरियल रिमूव फ्रॉम द कोपॉक्स लेयन ऑन द हैंड ऑफ द मिल्क मेड। यानी कहने का मतलब ये है कि काऊ जो गाय पे जो एक किस्म की खारिश निकली होती है, एक दाना टाइप खारिश, जो इस तरह की खारिश वगैरह होती है, वहाँ से उसने क्या किया कि वहाँ से उसने वैक्सीन ली। उन कोपॉक्स लेजन जो थे वहाँ पे जो दाने निकले थे किसी गाय वगैरह पे, उसने वहाँ से वो एक उसका मटेरियल लिया और एक 8 साल बच्चे में उसने वो मटेरियल इंजेक्शन के ज़रिए से डाल दिया। 6 हफ्तों के बाद उसने एडवर्ड जेनर ने ये काम किया कि अब बॉय को क्या किया कि एक बच्चा जिसको वो खारिश निकली हुई थी, पहले से एक बच्चा जिसको खारिश निकली हुई है, वहाँ से उसने एक उसके मतलब दानों में से पस सेल्स निकाले और उस बच्चे में दोबारा से इंजेक्शन के ज़रिए से डाल दिए। अब वो ये चेक करना चाहता था कि क्या काउपॉक्स लेयन जो गाय के ऊपर खारिश निकली होती है वहाँ से उसने जो इसके लिए वैक्सीनेशन निकाली है और दोबारा से जब वो एक छोटे बच्चे से उसका निकाल रहा है, एक छोटे बच्चे से जब वो डिज़ीज़ उस बच्चे में दोबारा से लगा रहा तो क्या उस बच्चे में डिज़ीज़ होगी या नहीं होगी। लेकिन 6 हफ्तों के रिजल्ट के बाद उसे ये बात पता चल गई थी कि उस 8 साल बच्चे में जो है वो बीमारी डिवेलप नहीं होती, स्मॉल पॉक्स की बीमारी डिवेलप नहीं होती। तो गोया उसने एडवर्ड जेनर जो था उसने असल में अपने गाँव में बचपन से ये बात सुन रखी थी कि अगर किसी बच्चे को या किसी भी आदमी को जो है स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो जाए तो गाय के ऊपर जो गाय की स्किन पे जो हमें एक खारिश टाइप सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, गाय को जो बीमारी हो जाती है लेयन्स की, अगर वहाँ से उन दानों में से हम पल्स निकाल के किसी भी बंदे को लगा दे तो वो वैक्सीनेशन के तौर पे काम करती है। तो एडवर्ड जेनर ने ये काम जो है 8 साल बच्चे पर ट्राई किया। जब उसने उसको खारिश का इंजेक्शन दे दिया, गाय में से वो जम्स निकाल के एक 8 साल बच्चे को दे दिए थे। दोबारा से जब उसने एक छोटे बच्चे में से एक अलग जिसको स्मॉल पॉक्स हो चुका था उस बच्चे में से उसने जम्स लेके इस 8 साल बच्चे में इंजेक्ट किए तो उस बच्चे को बीमारी नहीं हुई, 8 साल बच्चे को बीमारी नहीं हुई। इससे ये रिजल्ट निकला कि स्मॉल पॉक्स की शुरू में जो वैक्सीन निकली थी वो कोपॉक्स लेयन से निकली थी, यानी गाय के ऊपर जो खारिश होती है, स्मॉल पॉक्स गाय के ऊपर जो निकलते वहाँ से वो वैक्सीन इन्वेंट हुई थी। लेटर जेनिफर यूज द मटेरियल फॉर द वैक्सीनेशन फ्रॉम कोपॉक्स लेयन एंड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड 23%। बाद में जब जेनर को ये पता चल गया कि कोपॉक्स यानी काऊ पे जो लेयन्स होती हैं, काऊ पे जो खारिश निकलती है वही जो है वो इस बीमारी का इलाज है, तो उसने 23% को सक्सेसफुली वैक्सीनेट कर लिया। एमसीक्यू और याद रखिएगा यही दुनिया की सबसे पहली वैक्सीनेशन भी थी, वो जो 8 साल बच्चे को लगी थी वही दुनिया की सबसे पहली वैक्सीनेशन भी थी। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एज अ मटीरियल ही यूज वाज ऑब्टेन फ्रॉम द काउ। जो इसने मटीरियल यूज़ किया था ऑब्वियसली वो गाय की खारिश से उसने वो मटीरियल लिया था बच्चे को वैक्सीनेट करने के लिए। तो लैटिन ज़बान में, लातीनी ज़बान में काउ को वैका कहते हैं, इसलिए बाद में इस इंजेक्शन को वैक्सीन का नाम दिया गया। एमसीक्यूज नंबर 7 में बताया जा रहा है कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द टुआर्ट इन 1915 एंड डी हेरले इन 1917। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ये चीज़ कब डिस्कवर की गई? 1915 और 1917 में। 2 साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, टुआर्ट और डी हेरले। एमसीक्यूज नंबर 8 में बताया जा रहा है कि मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड लीस्ट अंडरस्टैंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द प्रियॉन्स विच मे बी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। उसने कहा कि सबसे जो रिसेंटली डिस्कवर और सबसे लीस्ट अंडरस्टैंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी जिनको हम अभी तक बिल्कुल कम अंदाज में हम उनको समझ सकते हैं, और ये सबसे रिसेंटली डिस्कवर उनको हम प्रियॉन्स कहते हैं क्योंकि अभी हम इनको पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं, तो ये इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 में कहा जा रहा है कि प्रियॉन्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन्स ओनली दैट कंटेन द इन्फॉर्मेशन दैट कोड फॉर देयर ओन रिप्लिकेशन। प्रियॉन्स के पास जो प्रोटीन्स है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी रेप्लिकेशन में ही काम आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में जो बात लिखी गई है वो प्रियॉन्स से कंपेयर करके लिखी गई है कि प्रियॉन्स के पास जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके न्यूक्लिक एसिड में होती है, यानी डीएनए और आरएनए में होती है। लेकिन प्रोटीन्स के रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो असल में उनके प्रोटीन के पास होती है। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म की इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड के पास स्टोर होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 में कहा जा रहा है कि प्रियॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन द मैन। जाहिर सी बात है पागल गाय की एक बीमारी है जो प्रियॉन्स की वजह से होती है।
प्रियॉन्स की वजह से जो होती है वो गाय को ये बीमारी हो जाती है और अक्सर ह्यूमन्स भी इनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो प्रियॉन्स दो बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक मैड को इन्फेक्शन के लिए और एक ब्रेन इन्फेक्शन इन द ह्यूमन्स के लिए। MCQs नंबर 12 में कहा जा रहा है कि व्हाट ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया कंटेन्स colonies and sometimes lysis occurs and this lysis can be transferred from one colony to the other। टुवार्ड जो एक साइंटिस्ट था उसने ये बात ऑब्जर्व की कि बैक्टीरियल कॉलोनीज में लाइसिस हो सकता है, यानी ब्रेक डाउन हो सकता है, कोई चीज़ें डिजोल्व या डिसअपियर हो सकती हैं और ये लाइसिस एक कॉलोनी, ये ब्रेक डाउन एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक ट्रांसफर हो सकता है। MCQs नंबर 13 में कहा जा रहा है कि हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉयड इट्स लाइटिक प्रॉपर्टी। अगर हम किसी फिल्ट्रेट को हीट करते हैं तो उसकी लाइटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाइटिक एजेंट, लाइटिक को आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज की एक लाइटिक साइकिल थी और एक लाइजोजाइनिक साइकिल थी, और अगर हम किसी फिल्ट्रेट को हीट करेंगे तो उसकी लाइटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लाइटिक एजेंट होता है वो वायरस भी हो सकता है। MCQs नंबर 15 में कहा जाता है कि इवन हाईली डाइल्यूटेड मटीरियल फ्रॉम लाइज्ड कॉलोनी कैन ट्रांसफर लाइटिक इफेक्ट। अगर एक बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड मटीरियल है तब भी वो लाइटिक इफेक्ट को ट्रांसफर कर सकता है। MCQs नंबर 16 में कहा जा रहा है कि डी हेरोले ने रीडिस्कवर्ड किया फिनोमेना ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो हमने पीछे पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को इंडिपेंडेंटली, 1915 और 1917 दोनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो 1917 में इस चीज़ को बेसिकली दोबारा से रीडिस्कवर किया गया था और डी हेरोले ने इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया, बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला। MCQs नंबर 17 में कहा जा रहा है कि रेट्रोवायरसेस आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज लाइक फाउल, रोडेंट्स एंड कैट्स। रेट्रोवायरस जो है असल में ये ट्यूमर यानी कैंसीरियस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज में, जिसमें फाउल, रोडेंट्स और कैट्स शामिल हैं। MCQs नंबर 18 में कहा जा रहा है कि मोस्ट फेमिलियर रेट्रोवायरस इज HIV विच काजा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एड्स की बीमारी। रेट्रोवायरस की सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से हमें एड्स हो जाता है। MCQs नंबर 19 में कहा जा रहा है कि पोलियो वायरस आर द स्मॉलेस्ट नाउन वायरस एंड कंटेन्स RNA इन स्पेरिकल कैप्सिड। कहा जा रहा है कि पोलियो वायरस जो होता है वो स्मॉलेस्ट नाउन वायरस है और इसमें जो है इस RNA जो होता है वो स्पेरिकल कैप्सिड में होता है। पोलियो वायरस जो होता है वो पोलियोमाइलिटीज ऑब्वियसली पोलियो की बीमारी काज करता है और पोलियो की बीमारी जो होता है वो अक्सर बच्चों को जो होता है वो बचपन में ही हो जाती है। एज एट विच प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स वेरीज विद द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। बेसिकली ये पोलियो वायरस के बारे में ये बात लिखी गई है कि प्राइमरी इन्फेक्शन यानी जो आपको बच्चे को इब्तिदाई इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से हम उनको पोलियो के अक्सर कतरे भी पिलाते हैं या इंजेक्शन भी लगाते हैं, वो इस वजह से होता है कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ बच्चे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हर जगह पे वो खेल रहे होते हैं, उनका हर जगह पे इंटरेक्शन हो रहा है या वो अपने मुंह में हाथ डालते हैं, हर तरह के वो जर्म्स होते हैं वो इनसे इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, इस वजह से पोलियो की बीमारी हो जाती है। और बच्चों को अगर आपने पोलियो के कतरे पिला रखे हैं या पोलियो के इंजेक्शन्स लगवा रखे हैं तो वो उसके साथ बच्चा जो होता है वो पहले से ही वैक्सीनेटेड हो जाता है और इस डिजीज़ के होने का चांसेस कम हो जाते हैं। MCQs नंबर 22 में कहा जा रहा है कि मम्स एंड मीजल वायरस बिलोंग टू द पैरामाइक्सी वायरस। मम्स और मीजल्स की जो बीमारी है वो पैरामाइक्सी वायरस से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो RNA इन्वेलप्ड वायरस है। MCQs नंबर 24 में कहा जा रहा है कि हेर्पस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो DNA इन्वेलप्ड वायरस है। MCQs नंबर 25 में बताया जा रहा है कि मीजल्स एंड मम्स आर लार्ज इन्वेलप्ड वायरसेस। मीजल्स एंड मम्स पैरामाइक्सी वायरस से बिलोंग करते हैं और ये RNA इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। MCQs नंबर 26 में कहा जा रहा है कि हेर्पस सिम्प्लेक्स वस्कुलर लेजन्स इन एपिथेलियल लेयर्स ऑफ द एक्टोडर्मल टिश्यूज आर फॉर्म्ड। यानी हेर्पस सिम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपने अगर किसी का जूठा खा लिया या पी लिया तो आपके होंठ पे जो होता है वो थोड़ा सा एक दाना टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है आपके होंठ के साथ बिल्कुल। तो ये जिसको किसी का जूठा खाने से या किसी का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से जो उसने पहले यूज़ किया हो, किसी बंदे को हेर्पस वायरस हो चुका है और अगर आपने वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया या आपने कोई ऐसा यूटेंसिल यूज़ कर लिया है तो किसी बंदे का जो किसी ने पहले यूज़ किया तो आपको वो दाना बन जाता है, अक्सर आपकी स्किन्स पे बन जाता है, आपके होंठ के साइड पे एक आपको दाना टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम हेर्पस वायरस कहते हैं। MCQs नंबर 27 में कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा इज वाइड स्प्रेड डिजीज एंड अकर इन एपिडेमिक फॉर्म। एक वबा की फॉर्म में इन्फ्लुएंजा वायरस आपके साथ अकर होता है। MCQs नंबर 28 में कहा जा रहा है कि मम्स जो होता है वो हाईली कंटेजियस भी है, वाइड स्प्रेड भी है, लेकिन ये फैटल नहीं होता, जानलेवा साबित नहीं होता क्योंकि 60% एडल्ट जो हैं वो इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। मम्स जो बीमारी होती है आपके खिलाफ 60% लोग इसके खिलाफ जो होता है वो इम्यूनिटी हासिल कर चुके होते हैं। MCQs नंबर 29 में कहा जा रहा है कि हेर्पस सिम्प्लेक्स अकर्स कॉमनली इन द माउथ, ऑन द लिप्स एंड अदर स्किन साइट्स। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर क्योंकि आप जो किसी का जूठा बर्तन इस्तेमाल करने से या कोई औजार वगैरह इस्तेमाल करने से जो ये बीमारी होती है आपकी लिप्स पे, स्किन पे या अदर स्किन साइट्स पे या कर हो सकती है, वजाइना वगैरह पे भी समटाइम्स ये हो सकता है।
MCQs नंबर 31 में कहा जा रहा है कि 1980 इट वाज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात अनाउंस की कि स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है, दुनिया से, यानी तमाम लोग जो होते हैं वो इसके खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। 1980 में ये बात डिस्कस की गई थी। MCQs नंबर 32 में कहा जा रहा है कि मीजल्स जो है कॉमनेस्ट डिजीज है चाइल्डहुड की एंड अडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन की, इक्वली ससेप्टेबल टू द वर्ल्ड ओवर। यानी मीजल्स की बीमारी ना सिर्फ बच्चों में कॉमन है बल्कि ये बड़ों में भी कॉमनली इक्वली एप्लीकेबल है। MCQs नंबर 33 में कहा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स इज अ DNA इन्वेलप्ड वायरस विच इज काज्ड बाय द पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स की बीमारी जो होती है वो आपको पॉक्स वायरस की वजह से हो जाती है, और स्मॉल पॉक्स जो होता है वो आपके पास DNA इन्वेलप्ड वायरस है। MCQs नंबर 34 में कहा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी जो है वो एक वबा के फॉर्म में चाइना में अकर हुई थी इन द 12th सेंचुरी, यानी 12वीं सदी ईस्वी में एक वबा की सूरत में स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल गई थी। MCQs नंबर 35 में कहा जा रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस विच आल्सो इंक्लूड द रेट्रोवायरस आर स्फेरिकल इन फॉर्म अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर इन्वेलप्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक MCQs में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। रेट्रोवायरस जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। रेट्रोवायरस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ट्यूमर वायरस है, जाहिर सी बात है ट्यूमर कॉज करता है। रेट्रोवायरस का दूसरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनको वायरस। रेट्रोवायरस के बारे में लिखा हुआ है कि ये स्फेरिकल यानी गोल होता है, इसका डायामीटर जो होता है वो 100 नैनोमीटर होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका इन्वेलप होता है यानी ये कवर हुआ होता है। तो इस एक MCQs में रेट्रोवायरस के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि 100 नैनोमीटर इसका डायामीटर है, इन्वेलप्ड होता है होस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है और ट्यूमर भी कॉज करता है। MCQs नंबर 36 में कहा जा रहा है कि फ्यू रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी किसी भी सेल में आकर हो सकते हैं। याद रखिएगा होस्ट स्पेसिफिक सेल जो होता है जो किसी एक ही किस्म के इंसानों में हो सकता है या सिर्फ जानवरों में हो वो डिजीज़, लेकिन समटाइम्स फ्यू रेट्रोवायरस जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम रेट्रोवायरस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि एड्स की बीमारी जो होती है वो मंकीज़ में भी एंटर होती है और मल्टीप्लाई करती है, लेकिन वहाँ पर डिजीज़ कॉज नहीं करता एड्स, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स में एड्स की डिजीज़ जो होती है वो होती है। इन MCQs नंबर 37 में कहा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी विच बिकेम द पुस्टल्स लेटर फॉर्म द पिटेड स्कैर्स। द स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, आपके पास जो होता है वो छोटे छोटे दाने जो आपकी खारिश टाइप जो होता है वो एक स्ट्रक्चर जो होता है वो आपकी बॉडी पे बन जाता है, और उसमें पीप और पस वगैरह जमा हो जाती है। स्मॉल पॉक्स इस तरह की टाइप बीमारी है। MCQs नंबर 38 में कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट। बैक्टीरियोफेज का वॉल्यूम क्या है, 1/1000 ऑफ द होस्ट। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है ये। MCQs नंबर 39 में कहा जा रहा है कि बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में प्लेट के एंड पे टेल फाइबर्स या टेल स्पाइक्स अटैच होती हैं, और ये अटैचमेंट के लिए ही इनका काम होता है। यानी बैक्टीरियोफेज का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो जहाँ पे प्लेट ख़त्म होती है, बेस प्लेट ख़त्म होती है, वहाँ पे फाइबर्स या स्पाइक्स स्टार्ट होते हैं, ये अटैचमेंट के लिए काम आते हैं। MCQs नंबर 40 में कहा जा रहा है कि एड्स में होस्ट सेल पोसेस द रिसेप्टर अलाउज द वायरल एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड द टिश्यू सेल्स। एड्स में ऐसा होता है कि होस्ट सेल के पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर्स की मदद से जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स और टिश्यू सेल्स के साथ आपके पास जो HIV वायरस होता है वो अटैच हो जाता है। 41 MCQs में बताया जा रहा है कि बाय 1950 इम्यूनाइजेशन प्लस अदर कंट्रोल मेजर्स डिक्रीज द स्मॉल पॉक्स बट स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। 41 MCQs नंबर 41 में कहा जा रहा है कि 1950 की जो टाइम था उस टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन्स थी और कुछ लोग इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले रहे थे, तो ये बीमारी स्मॉल पॉक्स की जो थी वो कम हो गई थी, लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये जो है ये बीमारी मौजूद है और पीपल्स को अफेक्ट कर रही है। MCQs नंबर 42 में कहा था कि इन बैक्टीरियोफेज ऑन वन साइड ऑफ द शीट इज कॉलर एंड ऑन अदर साइड इज एंड प्लेट। यानी बैक्टीरियोफेज में शीट के एक साइड पे कॉलर मौजूद है और दूसरी साइड पे जो है वो एंड प्लेट मौजूद होती है। MCQs नंबर 43 में बताया जा रहा है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA जिसे हम प्रो वायरस भी कहते हैं एड्स में, यानी एड्स की बीमारी में जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जिसे हम प्रो वायरस कह रहे हैं, वो ना सिर्फ होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है बल्कि होस्ट के जीनोम के अंदर मिक्स भी हो जाता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब है मिक्स हो जाता है, दैट कैन बी पास टू द प्रायोजेनिक सेल्स, वो प्रायोजेनिक सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। इन दिस वे सम ऑफ रेट्रो वायरस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसर सेल्स। आपको पता है कि HIV वायरस जो है वो एक रेट्रो वायरस है, तो एक HIV वायरस ने एक 12 स्टेप्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट करके कैसे एक नॉर्मल सेल को जो है वो एक कैंसरियस सेल में कन्वर्ट कर दिया है।
एमसीक्यूज नंबर 45 में बताया जा रहा है विद इन द हेड इन बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियोफेज का जो हेड है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नहीं मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 46 में बताया जा रहा है सॉरी इन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज टेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द हेड। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में टेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू हेड। एमसीक्यूज नंबर 47 में बताया जा रहा है कि लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स फॉर्म्स द इनर ट्यूब आर कोर विच इज क्लोज इन द शीट विच इज मेड अप ऑफ द अनदर टाइप ऑफ द प्रोटीन। ये भी बैक्टीरियोफेज के बारे में बात की जा रही है कि एक प्रोटीन की एक डिस्टिंक्ट और डिफरेंट लेयर जो होती है वो इनर कोर ऑफ द ट्यूब को बनाती है, और ये प्रोटीन की लेयर जो होती है वो खुद एक शीट के अंदर क्लोज होती है, और शीट जो होता है वो एक अनदर टाइप ऑफ द प्रोटीन से मिलके बना होता है। यानी जिसने प्रोटीन बनाना है वो खुद एक अनदर टाइप ऑफ द प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 48 में कहा जा रहा है कि बैक्टीरियोफेज में जो हेड होता है वो इलोंगेटेड होता है। पायरामिडल का मतलब होता है कि हैविंग टू ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, यानी टू ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर की तरह इसकी शेप होती है विद अ कॉमन बेस। हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसका प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इनमें डिफरेंट शेप्स होती हैं। प्रिज्म की भी ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगर आपने कभी लेबॉर्ट्री में प्रिज्म देखा हो या लैब में, तो प्रिज्म भी इसी शेप का होता है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का होता है, और टू पायरामिडल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का डिफरेंट नेम से आ सकता है। एक शेप्स के लिए डिफरेंट नेम्स है यहाँ पे। एमसीक्यूज नंबर 49 में कहा जा रहा है कि अमंग टी फेजेस T2 + T4 फेजेस आर यूज इन फेज स्टडीज। टी फेजेस में T2 और T4 फेजेस ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 50 में कहा जा रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ T4 स्टडीड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजेंबल्स दैट ऑफ द टैडपोल कंसिस्टिंग ऑफ द हेड एंड टेल। अच्छा, ओवरऑल बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे तो हमने जस्ट हेड की बात की थी कि हेड जो है वो या तो पायरामिडल स्ट्रक्चर है, ये इसको हम प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, हेक्सागोनल, डिफरेंट नहीं। ओवरऑल पूरा बैक्टीरियोफेज जो है वो टैडपोल शेप का होता है आपके पास। तो अगर आपके पास जस्ट हेड के शेप पूछी जाए तो ये हेड की डिफरेंट शेप्स आपके साथ डिस्कस की गई हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पूछी जाए पूरे बैक्टीरियोफेज की शेप जिसमें हेड और टेल दोनों शामिल है तो आप उसको टैडपोल शेप कहेंगे। एमसीक्यूज नंबर 51 में कहा जा रहा है कि अर्लियर रिसर्चेज ऑन द बैक्टीरियोफेजेस वर मेनली ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ फेजेस दैट इन्फेक्ट द ईसेचरीशिया कोलाई। ई कोलाई भी कह सकते हैं इसे। उसने कहा कि अर्ली रिसर्चेज में हमें बैक्टीरियोफेजेस को हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंसर्न करते थे, उसका वर्ड जो था वो ई कोलाई के साथ कंसर्न करते थे, और इसमें से जो वन ऑफ द बेस्ट नॉन फेज है उसको हम टी फेजेस या टी टाइप्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 52 में कहा जा रहा है कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोल्ड इज रेफर्ड एज कोल्ड वायरस। उसने कहा कि हम आमतौर पर तो कहते हैं कि कोल्ड की असल वजह जो है वो कोल्ड वायरस है, लेकिन एक्चुअल में 200 से ज़्यादा कोल्ड वायरस मौजूद हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ कोई जो है वो एक माकूल किस्म की मेडिसिन जो है वो डिस्कवर नहीं कर सके, माकूल किस्म की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं कर सके, क्योंकि 200 से ज़्यादा वायरस ऐसे हैं जो कोल्ड कर सकते हैं, कोल्ड वायरस कर सकते हैं, और हमें ये नहीं पता कि उनमें से कौन से स्पेसिफिक ने अभी कोल्ड वायरस किया है और हम उसके खिलाफ वैक्सीन को डेवलप कर सकें, क्योंकि 200 वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन को डेवलप करना ज़रा मुश्किल है। एमसीक्यूज नंबर क्योंकि ऑब्वियसली 200 किस्म के वायरस जब आप डिस्कस करेंगे उनका नेचर अलग होगा, उनकी वेव्स टाइप्स डिफरेंट होंगी, तो उनके खिलाफ जो होता है वैक्सीन को डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एमसीक्यूज नंबर 53 में कहा जा रहा है कि डेविड बेल्टीमोर एक साइंटिस्ट का नाम है, नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट है ये। उसने डिवाइस किया बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम विच प्लेसेस अ वायरस इन वन ऑफ द 7 ग्रुप्स बेस्ड अपॉन देयर एप्लीकेशन एंड जीनोम टाइप। डेविड बेल्टीमोर जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, उन्होंने वायरस को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है उनके रेप्लिकेशन और उनकी जीनोम के टाइप के अकॉर्डिंग। एमसीक्यूज नंबर 54 में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ द कैप्सोमर्स इन पोलियो वायरस में 32 कैप्सोमर्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज कैप्सिड देयर आर 12 वर्टिसेस एंड 20 फेसेस। बैक्टीरियोफेज की कैप्सिड में 12 वर्टिसेस होते हैं और 20 फेसेस होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ द कैप्सोमर्स कॉन्स्टिट्यूट द आइसोहेड्रल कैप्सिड। 2 तरह के कैप्सोमर्स मिलकर आइसोहेड्रल कैप्सिड को बनाते हैं, एक तो पेंटागोनल है और एक हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में जो होता है आपके पास एक्सोन्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन पेंटागोनल में पेंटोन्स हमेशा 12 ही होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 57 में बताया जा रहा है कि HIV कैप्सिड फॉर्म्स इन अनयूजुअल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर विद 12 पेंटामेरिक रिंग्स एंड ओवर 100 हेक्सामर्स। HIV कैप्सिड जो होता है इसमें 100 हेक्सामर्स और 12 पेंटामेरिक रिंग्स मौजूद होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 58 में बताया जा रहा है कि प्रोफेज कंटेन्स द जीन्स इट कैन कन्फर न्यू प्रॉपर्टीज़ टू द बैक्टीरिया। प्रोफेज जो होता है उसके पास जीन्स मौजूद हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टी बैक्टीरिया को नई प्रॉपर्टीज़ से नवाज सकता है। एमसीक्यू नंबर 59 में बताया जा रहा है व्हेन अ सेल बिकम्स लाइजोजाइन ओकेजनली एक्स्ट्रा जीन्स कैरिड बाय द फेज गेट एक्सप्रेस्ड इन द सेल। जब लाइजोजेनिक साइकिल होती है तो एक्स्ट्रा जीन्स जो होती हैं वो सेल में एक्सप्रेस हो सकती हैं। ये जीन्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया की पूरी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकती हैं, और इस प्रोसेस को हम लाइजोजेनिक कन्वर्जन या फेज कन्वर्जन भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 61 है जो हमारे पास क्लोस्ट्रोडियम बैक्टीरियम के बारे में बताया जा रहा है। ये कॉजेटिव एजेंट है। फूड पॉइजनिंग जो होती है वो क्लोस्ट्रोडियम बोटालिनम की वजह से ही हो सकती है और ये मेक्स सेवरल टॉक्सिन्स ईच ऑफ विच आर एक्चुअली इनकोडेड बाय द प्रोफेज जीनोम्स। फूड पॉइजनिंग का जो पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रोडियम बोटोलियम, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें सेवरल टॉक्सिन्स मौजूद हैं और एक्चुअली ये प्रोफेज ने इनको इनकोड किया होता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।